नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। जल्द बुलाया जाएगा विधानसभा का सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को दिया भरोसा, जल्द लागू होगा 10% क्षैतिज आरक्षण। युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा दिवस कल से। सीएम धामी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। यूथ एज जॉब की थीम पर होंगे कार्यक्रम। मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। मसूरी यमुना पेयजल योजना में देरी पर अधिकारियों को लगाई फटकार। मसूरी के विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश। हरिद्वार में कृष हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। संपत्ति के लालच और अवैध संबंधों के चलते किया था मर्डर। उत्तराखंड में कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे का अलर्ट। माइनस में पहुंच गया है तापमान। सड़कों पर चूने का छिड़काव, बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। और अब खबरें विस्तार से। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण मसले को लेकर जल्द उत्तराखंड विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। यह बात संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा द्वारा गठित प्रवर समिति द्वारा आरक्षण के लिए फाइनल रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। यह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। इसके लिए जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि बहुत जल्द धामी सरकार विधानसभा का सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्षा को सौंपी गई प्रवर समिति की रिपोर्ट को रखा जाएगा। बताया कि इस रिपोर्ट को चर्चा के बाद लागू भी किया जाएगा। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने युवा महोत्सव और राष्ट्रीय युवा दिवस के संबंध में पत्रकार बंधुओं के साथ वार्ता की। जानकारी देते हुए बताया कि युवा महोत्सव का कल से शुभारंभ होने जा रहा है, जो कि 9 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री धामी करेंगे। इस युवा महोत्सव में नवयुवक और महिला मंगल द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर टैलेंटेड युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। युवा महोत्सव में प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके और युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार के शख्सियत को भी उन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है। जिले के भीमताल विधानसभा में मलली ताल से राम भक्तों ने अक्षुत कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में भीमताल विधायक राम सिंह कीड़ा सहित स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी वेशभूषा में जय श्री राम के नारे लगाए। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लोगों ने भजन कीर्तन किया। 7 लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। विधायक राम सिंह कीड़ा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम विराजमान होंगे। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने शहरवासियों को जागरूक करते हुए कहा कि शहर भर के पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा है वाहन चालकों द्वारा हिट एंड रन कानून के में हड़ताल से ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं बाधित हुई थी, जिस कारण शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी आ गई थी। लेकिन अब सरकार द्वारा वाहन चालकों से हिट एंड रन के नए कानून को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार द्वारा वाहन चालकों से इस कानून के संबंधित सुझाव लिए जा रहे हैं। फिलहाल वाहन चालकों ने हड़ताल बंद कर दी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी तरह की अफवाह से परहेज करें।
देहरादून और उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा कि कई जगह गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। लेकिन कल हम लोगों ने बैठक भी की, हमारे सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी की, जिसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग भी आए, ड्राइवर्स भी आए और उनसे बहुत अच्छे से वार्ता हुई और आज से स्ट्राइक समाप्त भी हो गया है। और जहाँ तक डीजल, पेट्रोल और ईंधन की कमी की बात है तो वो कुछ देर के लिए हुई थी, उसके बाद आज से काम शुरू हो गया है। तो मैंने भी बात की और कई जगह पूछताछ किया तो अब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। और जो बॉटलिंग प्लांट हैं, चाहे जो इनके HPCL और IOC के जहाँ से डीजल पेट्रोल के टैंकर निकलते हैं, वहाँ भी सर्विस नॉर्मल ऑलमोस्ट हो गई है। पिथौरागढ़ जनपद में अपराधों की रोकथाम और पुलिस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है। मॉडर्न कंट्रोल रूम में नगर क्षेत्र के समस्त CCTV कैमरों, पोलनेट, डोयल 112, HF केंद्र आदि का कंट्रोल रहेगा। जिलाधिकारी रीना जोशी द्वारा फीता काटकर मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। वहीं पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम में नियुक्त समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया था कि वह सतर्कता पूर्वक अपनी अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करेंगे तथा प्राप्त शिकायत समस्याओं का त्वरित निस्तारण करेंगे। जनपद पिथौरागढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है उसमें हम लोगों ने कुल लगभग 30 लाख की लागत से नए कैमरास की इंस्टॉलेशंस की है और जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं, और इसी के साथ साथ हमारा जो कंट्रोल रूम है उसको मॉडर्नाइज किया गया है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम 112, पोलनेट इत्यादि सभी को हम लोगों ने एक जगह सेंट्रलाइज किया है। इस मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो है एक तो हमारी एक्टिविटीज़ जो पुलिस की हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और साथ ही साथ जो पूरे कस्बे की, शहर की और जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उन सब पे अच्छी निगरानी भी रहेगी। इसमें हम लोगों को क्राइम कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल और जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उनको सर्विलेंस करने में बहुत ही फ्यूचर में हेल्प मिलेगी। बीजेपी बैठक में CM पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। बीजेपी बैठक में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शिरकत कर रहे हैं CM धामी। बीजेपी के 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे CM। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है। चंपावत पुलिस का वर्ष 2023 का कार्यकाल काफी शानदार रहा। SP चंपावत देवेंद्र पिंचा के कुशल नेतृत्व में चंपावत पुलिस ने वर्ष 2023 में 28 किलो से अधिक चरस पकड़कर उत्तराखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पर्वतीय जनपद में चंपावत पुलिस पहले नंबर पर रही। जिले के SP ने जानकारी दी और बताया कि वर्ष 2023 में चंपावत पुलिस ने 21 अभियुक्तों से 28 किलो से अधिक चरस पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा 65 अभियुक्तों से 1200 ग्राम से अधिक स्मैक पकड़कर उत्तराखंड में तीसरा स्थान हासिल किया है। SP ने बताया कि चंपावत पुलिस ने 292.55 ग्राम अफीम भी बरामद की है। SP ने बताया कि पिछले 15 दिनों के भीतर चंपावत पुलिस ने 4 अभियुक्तों से 7.320 किलोग्राम चरस और 5 अभियुक्तों से 23.78 ग्राम स्मैक बरामद कर ली है। का मामले में हमारी चंपावत पुलिस ने 28 केजी से अधिक चरस से इसमें बरामदगी, इसमें 21 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। और साथ ही स्मैक हमने लगभग 1200 ग्राम स्मैक, जिसमें 65 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया था और लगभग 293 ग्राम के आसपास में अफीम भी इसमें बरामद की थी। अगर नशे के बारे में हम देखें तो चरस बरामदगी में और चरस के खिलाफ कार्रवाई करने में हम जो हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार हम उत्तराखंड में दूसरे स्थान पर रहे हैं और स्मैक के मामले में हम तीसरे स्थान पर रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ महीनों बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की तैयारी हर 30 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की है। वर्तमान में चारधाम मार्गों पर इलेक्ट्रिक कार और बसों की बैटरियों की क्षमता तय है।
साथ ही चारधाम रूट की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा है और इसके लिए परिवहन विभाग ने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। वहीं आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी का कहना है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है और आने वाली चारधाम यात्रा में नए चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैं। हाँ, चार धाम यात्रा का जो मार्ग है हमारा, उन मार्गों पे हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं और ये काफ़ी आगे तक बढ़ भी चुका है। इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसको बनाया जा रहा था और हर एक जो मार्ग है उसमें कुछ कुछ दूरी पे हम लोग चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे मेन ज़रूरी पार्ट होता है चार्जिंग स्टेशन। जैसे नॉर्मल गाड़ी के लिए ईंधन होता है, तेल पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसी के रूप में यहाँ चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात चल रही है। बात क्या, उसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हो सकता है कि आपको नए जो चारधाम यात्रा का जो सीज़न आएगा उसमें काफ़ी आपको चार्जिंग स्टेशन बने हुए मिल जाएंगे। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के विकास कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में 144 करोड़ की लागत से बनने वाली मसूरी यमुना पेयजल योजना को तय समय पर पूरा न होने को लेकर जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मसूरी में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी आड़े हाथ लिया। ऐसे में मसूरी में परिवहन के नियम अनुसार टैक्सी स्कूटियों का संचालन किया जाए। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर पालिका परिषद मसूरी को मसूरी के मुख्य चौराहे और मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास जगह चिन्हित कर शौचालय निर्माण करने के लिए निर्देश दिए। मसूरी को पहाड़ी की रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है और खुशबू सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मसूरी की पेयजल योजना को साकार होने जा रही है। शीघ्र ही उस योजना को हम यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे और उस पेयजल योजना के बनने के बाद आने वाले 35 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एक तरफ भाजपा जहां अलग अलग सम्मेलन से लोगों को जोड़ने की कोशिश जोर शोर से कर रही है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। जिला सम्मेलन के बाद अब कांग्रेस विधानसभा SC/ST पूर्व सैनिक सम्मेलन कर वोटर्स को जोड़ने का काम कर रही है। इसके साथ साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में इसकी अध्यक्षता खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत होती नजर आ रही है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव की 5 सीटों की जीत का रास्ता आसान दिख रहा है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे लगभग 90% हमने जिला सम्मेलन समाप्त कर दिए हैं। सारी लोकसभा क्षेत्रों, केवल हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र अभी बचा हुआ है। देहरादून और हरिद्वार के जिला सम्मेलन होने हैं। इसके बाद हमारे इस महीने विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे अनुसूचित जाति के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी ने सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करने का कार्यक्रम चलाया है और अध्यक्ष जी के साथ सारे वरिष्ठतम नेतागण जिला सम्मेलनों में सम्मिलित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की और अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान उनके समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित नैनीताल उधम सिंह नगर के कई कांग्रेसी दिग्गज दिखाई दिए। प्रेस वार्ता में डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि वो 40 साल से कांग्रेस में जुड़े हैं और विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पार्टी संगठन के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं और किसानों के लिए उन्होंने सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक कई लड़ाइयां लड़ी हैं। राज्य आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। ऐसे में अब उन्होंने इस बार
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी में लोकसभा सांसद के लिए दावेदारी पेश की है और अपने पार्टी आलाकमान को भी अवगत कराया है। हमारे जितने भी मित्र लोग दावे दे रहे, अच्छी बात है, ये लोकतंत्र सबको अधिकार है। लेकिन हमें यकीन है, हमारे बहुत से मित्रों का मेरे पास फोन आ चुका है, उपाध्याय जी आप अगर लोकसभा का अगर दावेदारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये हमारे मित्र ने कह रखा। मुझे यकीन है सब लोगों की, जितने संगठन के लोग, सब लोगों की भी यही कहना है कि नया चेहरा आए, नया चेहरा आना चाहिए और आने वाले जिसमें विजन हो, सोच हो, दौड़ भागने की शक्ति हो, ये तमाम बातें सब लोगों को रखें। तो हमें यकीन इस बेस में हम कह रहे हैं। अच्छा, अरे मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, 40 साल से लगातार निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ, बिल्कुल मैं साथ दूंगा। मैं कैसे सर्द मौसम में मंगलौर की राजनीति गरमाने लगी है और बसपा के पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद अपने समर्थकों के साथ मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद मंगलौर की राजनीति ने एक और करवट ली है। बता दें कि मंगलौर के बसपा विधायक हाजी सरवत करीम के निधन के बाद मंगलौर में उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं हाजी सरवत करीम अंसारी के सिपह सलाहकार कहे जाने वाले डॉक्टर शमशाद कुछ दिनों पहले हाजी सरवत से किनारा कर चुके थे, पर अब चुनाव करीब आते ही डॉक्टर शमशाद अपने पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद और तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। हमारे भाई डॉक्टर शमशाद साहब, मंगलौर के चेयरमैन हाजी दिलशाद साहब, दोनों अपने साथियों के साथ कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस में आस्था व्यक्त की है राहुल गांधी जी खड़गे साहब के नेतृत्व में, तो इससे हमको बहुत मजबूती मिलेगी। मंगलौर में विधानसभा का बाई इलेक्शन है और लोकसभा का चुनाव भी है। हम लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी सोनिया जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, करण महाराज जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ परास्त करेंगे। राजनीतिक गतिरोध हो सकते हैं, लेकिन मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं थे। तो आज हम फिर एक साथ हैं, एक जगह हैं। तो आज तो मैं उस परिवार में जहाँ मैंने बोलना सीखा है, आज मैं उसी घर में वापसी की है जहाँ जो मेरे उस्ताद मोहतरम का घर है, काजी मयूद्दीन साहब का घर है। आज मैं फिर वहीं वापसी कर रहा हूँ। डॉक्टर शमशाद साहब, दिलशाद जी चेयरमैन साहब कांग्रेस परिवार का हिस्सा हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपने पूछा कि कांग्रेस कितनी मजबूत हुई। कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर के, आदरणीय राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से प्रभावित होकर के आज वो कांग्रेस में आए हैं और निश्चित रूप से उनके आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और जैसा आपने उनसे भी वार्ता भी की है कि वो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। मैं मानता हूँ आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस परिवार एकजुट होकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। जोशीमठ देवनगरी में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन होने के शुभ अवसर पर लगातार सभी मंदिरों में पूजा अनुष्ठान का कार्य बड़े ही जोर शोरों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तो लगातार राम भक्तों की टोली सभी प्रतिष्ठानों में जाकर लोगों को भगवान रामचंद्र के दर्शन हेतु निमंत्रण पत्र देते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें कि आजकल जोशीमठ देवनगरी में कुछ दिनों से लगातार जय श्री राम के जयकारे भी गूंज रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार रामलला के दर्शन हेतु जोशीमठ से एक टोली राम भक्तों की अयोध्या पहुंचेगी, जिसकी तैयारी में आजकल लगातार राम भक्त लगे हुए हैं। से कि राम मंदिर के जो राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, उसके शुभ अवसर पर आज हम जोशीमठ के मुख्य बाजार में सभी प्रतिष्ठानों में अक्षत, निमंत्रण पत्र और राम जी के चित्र देकर सब लोगों को बुलावा के लिए निमंत्रण देने जा रहे हैं और सभी राम भक्त एक टोली के रूप में हर प्रतिष्ठान पे जा रहे हैं। साल के पहले दिन हुए हत्याकांड का हरिद्वार के एसएसपी ने थाना कनखल में हत्या का खुलासा किया। बताया कि अभियुक्त को जगजीतपुर क्षेत्र से उस वक्त दबोचने में कामयाबी हासिल की जब वह मृतक के फोन और घटना के दिन पहनी गई खून से सनी टी शर्ट को लेने के लिए जा रहा था। अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जानकारी मिली कि संयोगिता हत्या आरोपी अमित कटारिया की रिश्ते में चाची लगती है, जो अपने पति के मरने के बाद कनखल स्थित मकान में अपने बच्चों के साथ रहती थी। मृतक कृष्ण इन्हीं का इकलौता बेटा था।
तारीख को थाना कनखल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है। इसका नाम यश उर्फ कृष था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने एक परिचित के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसका पंजीकृत किया गया। तहकीकात के बाद जो सारी चीज़ें जब इसका खुलासे में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। और खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर प्रगतिशील महिला एकता केंद्र और प्रगतिशील भोजन माता संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकाला और उपजिलाधिकारी जसपुर को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की कार्यकर्ता साहिस्ता ने बताया कि भोजन माता लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था कि भोजन माता का मानदेय 5,000 किया जाएगा, लेकिन अभी तक घोषणा अधर में लटकी हुई है। हमारी मुख्य मांग है कि भोजन माता को स्थायी किया जाए और जो घोषणा की गई थी 5,000 रुपए की, उसे तत्काल लागू किया जाए और भोजन माताओं को स्थायी किया जाए और न्यूनतम वेतन 15,000 किया जाए। इसको लेकर आज उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे यूनियन एक्शन लेगी। भोजन माता संगठन जो है लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और जो है वो आज जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने ये बात करी थी कि हम तत्काल जो है 5,000 रुपये लागू करेंगे। वो मांग भी जो है जो घोषणा की थी वो भी अभी तक अधर में लटकी हुई है। फिर और स्कूलों में बहुत सारे स्कूलों में अभी भी जो है भोजन माताएं जो है चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर हैं और उनके अलावा जो भोजन बनाने का जो उनका काम है उसके अतिरिक्त भी उनसे काम कराया जाता है। चाहे फील्ड साफ कराना हो, टॉयलेट साफ कराना हो या उसके अलावा भी बहुत सारे काम है जिसमें भोजन माताओं को लगाया जाता है। भोजन माताओं द्वारा जो है अपनी कुछ सुविधाओं को लेकर यहाँ पे धरना दिया गया और एक ज्ञापन दिया गया जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं। उसके बारे में शिक्षा विभाग से बात की जाएगी। जितना पॉसिबल है, जो अगर यदि जिला स्तर से संभव है उसको पूरा करना तो हम जिला स्तर से पूरा उसको करने के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो शासन स्तर पे उसको भेजा जाए। आमतौर पर पुरुषों द्वारा वाहन चलाना देखा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं इस दौर को बदलते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में बीते वर्ष 2023 में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महिलाओं द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदन किए गए हैं। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 में 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, जिनमें से 2,000 से अधिक लाइसेंस महिलाओं के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को वाहन चलाने को लेकर निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जा रही है और हमारा यह प्रयास है कि आगे चलकर महिलाएं टैक्सी भी चलाएं। अब इस मामले में जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है। पहले जब हम लोग देखते थे तो काफ़ी कम महिलाएं मिलती थी सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन अब महिलाएं काफ़ी आगे निकल कर आ रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और देहरादून में तो महिलाओं में ड्राइविंग सीखने के प्रति जो क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में इस साल भी 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक बने हैं, जिनमें 2,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस महिलाओं के हैं। मेरा सुझाव है कि महिलाएं और भी आगे आएं। परिवहन विभाग हमेशा तत्पर है उनको सेवा देने के लिए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।